हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग क्लास 9th की न्यू एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट करेंगे, जहाँ पर बेसिक दिया हुआ है। एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन आपको इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, आपको नोट्स में इसको लिखना बहुत जरूरी है। तो आज हम लोग ये सीखने वाले हैं, और साथ ही साथ इसके जो आगे के वीडियोज़ रहेंगे ना, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। एंड इसके जो नोट्स रहेंगे पूरे के पूरे चैप्टर नंबर 3 के जो नोट्स रहेंगे, अगर आपको उसकी भी जरूरत है, अगर आपको अगर फेयर करना है या फिर किसी चीज़ की भी अगर आपको जरूरत है पढ़ने के लिए, तो मैं नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल पे फ्री में अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो प्यारे बच्चों, देखो इस क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, या फिर इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एकदम बस हिंट दे देता हूँ कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्चुअल में होता क्या है। जैसे कि मान लो आप समुद्र में सफ़र कर रहे हो, हवाई क्या बोलते हैं, नाव से, या फिर किसी भी चीज़ से, आप शिप वगैरह से बहुत लंबा सफ़र कर रहे हो समुद्र में। तो होता क्या है कि वहाँ पर तो कोई गांव शहर है नहीं। अगर आपको कोई कॉल करके पूछे कि भैया तुम कहाँ पर हो, वैसे तो कॉल लगेगा नहीं, लेकिन एक रहता है सिस्टम जिससे कैप्टन जो है वो बात करते हैं, शिप के कैप्टन। तो मान लो अगर तुमसे लोकेशन पूछा जाए, या किसी को अगर पता करना है कि तुम्हारा लोकेशन कहाँ पर है, तो वो गाँव शहर तो तुम बता नहीं पाओगे कि भाई मैं अंबिकापुर में हूँ, या फिर मैं रायपुर में हूँ, या फिर मैं अब दिल्ली मुंबई में हूँ। वहाँ पर तुम्हारा जो लोकेशन है ना, वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से ट्रेस किया जाता है। वहाँ पर बताया जाता है कि आप ईस्ट डायरेक्शन में इतना हो, ईस्ट वेस्ट में इतना हो, नॉर्थ साउथ में इतने पोजीशन पे हो, तब जाकर के आपका एग्जैक्ट लोकेशन पता चलता है। उसी तरीके से जो हवाई जहाज़ें चलते रहती हैं, उनको भी आसमान में कौन रास्ता बताता है, तो यही वहाँ पर भी इसी चीज़ का यूज़ किया जाता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब वही सारी चीज़ें आप यहाँ पर सीखने वाले हो एक्सरसाइज 3.1 में। जैसे पहला जो क्वेश्चन है अपन समझते हैं, इसको सॉल्व करोगे तुमको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इसमें बोल रहा है कि हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ ए लैम्प, अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। यानी कि आपके टेबल में एक टेबल लैंप रखा हुआ है, तो तुम किसी बंदे को कैसे बताओगे कि वो कहाँ पर है। तुम्हारा टेबल लैंप तो बड़ा सा है, अगर तुमको एकदम एग्जैक्ट पोजीशन बताना है कि तुम, ताकि वो बंदा बस वहाँ पे हाथ रखे और तुम उसको समझ में आ जाए, अगर वो आंख बंद करके भी उसको पता लगाना रहे ना, तो भी वो पता लगा ले कि कहाँ पर आपका लैंप रखा हुआ है। तो एग्जैक्ट लोकेशन बोलते हैं उसको, या फिर एग्जैक्ट पोजीशन बोलते हैं। वो कैसे बताओगे, आइए मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। तो देखो, सबसे पहले अगर आप नोट्स में लिख रहे हो उस चीज़ को, तो इस तरीके से लिख लो कि हम लोग डिस्क्राइब करेंगे पोजीशन को टेबल लैंप का। उसके लिए अपन एक टेबल लैंप बना लिया यहाँ पर, यानी कि एक टेबल का, ये देखो ये जो आपको ABCD दिख रहा है ना, ये टेबल का टॉप वाला सरफेस है, जो कि हमारा रेक्टेंगल के शेप में है। इसमें हमने क्या किया, बीच में कहीं पर एक टेबल लैंप रख दिया है, और अपने को इसका ही एग्जैक्ट लोकेशन बताना है। तो हम क्या बताएंगे, मान लेते हैं कि ये जो टेबल लैंप है, ये हमारा इस वाले साइड AC से कितना दूरी पर है, तो इस वाले साइड से लेट कर लो 2 सेंटीमीटर, यानी कि 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो सबसे पहले तो हम बताएंगे कि भैया जो लैंप है, द लैंप इज 2 सेंटीमीटर फार फ्रॉम साइड AC। ओके, तो सबसे पहले तो अपने फ्रेंड को, जिसको भी अपने को बताना है, दूसरे बंदे को, उसको हम लोग ये बताएंगे कि जो साइड हमारा AC है, उससे टेबल लैंप 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी जो है वो 2 सेंटीमीटर है। लेकिन क्या इससे समझ में आ जाएगा क्या कि वो कहाँ पर है, क्योंकि भाई AC जो साइड है, यहाँ से अगर आप यहाँ तक नापोगे तो भी 2 सेंटीमीटर आएगा, यहाँ से यहाँ तक नापोगे तो भी 2 सेंटीमीटर आएगा। तो वो तो कंफ्यूज हो सकता है, उसको भी थोड़ी पता चलेगा कि 2 सेंटीमीटर में है इस वाले साइड से, तो वो एग्जैक्ट कहाँ पर है। वो यहाँ पर भी 2 सेंटीमीटर हो सकता है, यहाँ पर भी 2 सेंटीमीटर होता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। तो अब दूसरा डायरेक्शन बताएंगे, ये जो डायरेक्शन हमारा CD है, ठीक है, हम बताएंगे कि ये जो टेबल लैंप है वो CD वाले से कितने सेंटीमीटर है, तो ले लेते हैं मान लो इसको 4 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर भैया, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर अपन ले लेते हैं इसको अपने, आप लोग भी जब एग्जाम में, या फिर एग्जाम तो आएगा नहीं, नोट्स में अगर लिखना चाहो ना, तो अपनी मर्जी से कोई भी नंबर ले सकते हो। मैं बस आपको समझाने के लिए 2 और 4 ले रहा हूँ, आप 10, 20 ले लो, 50, 60 ले लो, कुछ भी अपनी मर्जी, जो आपका फेवरेट नंबर हो ना वो नंबर ले लेना। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग इसको ऐसे बताओगे कि द लैम्प इज कितना सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर फार फ्रॉम, किधर से भैया, तो साइड CD से। इज दैट क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया कि CD वाले साइड से 4 सेंटीमीटर है। अब जब वो सामने वाला बंदा है, जब वो चेक करेगा कि इधर से 2 सेंटीमीटर मुझे जाना है, और यहाँ जो मेरा CD है, CD से मुझे कितना दूर जाना है, 4 सेंटीमीटर जाना है, तो फिर वो एग्जैक्ट यहीं पर पहुँचेगा। तुम लोग इसको स्केल से भी देख सकते हो। फिर ध्यान से देखो कि इस वाले साइड से, यानी कि जो हमारा AC है, उससे आप लोग 2 सेंटीमीटर आगे बढ़ो, और जो हमारा CD है उससे 4 सेंटीमीटर ऊपर में जाओ। तो कहाँ पर वो क्रॉस होगा, जहाँ पर हमारे पास ये लैंप रखा हुआ है, वहीं पर वो पॉइंट जो है ना जाकर के मिलेगा।
मिलेगा। इज दैट क्लियर? तब फिर जाकर के वो जो हमारा पोजीशन है, एग्जैक्ट पोजीशन ये पता चलेगा। और साथ ही साथ यहाँ पर क्वेश्चन में तो वैसे नहीं दिया हुआ है, लेकिन अगर आपको इसके कोऑर्डिनेट्स बताने हो, जो हमारे पास जो पोजीशन होता है ना, जब हम लोग उसको मैथ्स के लैंग्वेज में लिखते हैं या फिर जो आगे के एक्सरसाइज में 3.2 में 3.3 में जिस तरीके से आपको सीखना है लिखने के लिए, अगर उस फॉर्म में लिखना चाहे तो इसको बोला जाता है कोऑर्डिनेट्स। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट्स ऑफ लैंप। ठीक है, तो लैंप के कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो कितने होंगे? तो इसको इस तरीके से लिखा जाता है कि इधर से, यानी कि हमारा जो वर्टिकल वाला साइड है, वर्टिकल वाले साइड से वो कितनी दूरी पर है? 2 सेंटीमीटर पे है, तो यहाँ पर पहले 2 को लिखोगे। और हॉरिजॉन्टल वाले साइड से ये कितनी दूरी पर है? तो ये 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो यहाँ पर 4 को लिखोगे। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो 2 और 4 होंगे, इसको ही कोऑर्डिनेट्स बोला जाता है। अब वैसे तो यहाँ पर दिया नहीं हुआ है, फिर भी बुक में तो आपको समझाने के लिए बोला नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ ताकि आगे चल करके आपको काम आसान लगे जब अगला एक्सरसाइज में आपको पढ़ाऊँ तो इस तरीके से हम लोग बताएंगे किसी भी लैंप की पोजीशन को। तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसका जो सेकंड पार्ट है उसे समझते हैं। तो देखो सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि सिटी हैज़ 2 मेन रोड्स। एक शहर है, यहाँ पर अपने को स्ट्रीट प्लान करना है। स्ट्रीट प्लान तो समझ रहे हो, जैसे कि कोई भी बिल्डर वगैरह होते हैं, इंजीनियर होते हैं ना, तुम लोग देखोगे जैसे जेठालाल का वो है, तारक मेहता में एक कॉलोनी बसा हुआ है, उसी तरीके से बहुत सारे बड़े बड़े शहरों में, जैसे कि मान लो अमेरिका वगैरह में जो शहर है, न्यूयॉर्क वगैरह, वहाँ पर क्या किया जाता है? पहले से प्लान किया जाता है कि भैया एक शहर हम बनाएंगे, एक स्ट्रीट बनाएंगे जिसका ये डायरेक्शन रहेगा। वहाँ इंजीनियर लोग बैठ करके पहले वो काम को कर लेते हैं ताकि बाद में दिक्कत ना हो। तो वही चीज़ अपने को यहाँ पर करना है। हमसे क्या जा रहा है कि एक सिटी है, शहर है, उसके 2 मेन रोड्स हैं, ठीक है, विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। और वो जो मेन रोड्स है दोनों वो सिटी के बीचों बीच में एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। These 2 roads are along the north-south direction and east-west direction। यानी जो रोड्स हैं वो किस तरीके से हैं? तो एक तो हमारे पास नॉर्थ साउथ है। नॉर्थ साउथ कैसे होता है? ऐसे होता है, सीधा जो लाइन होता है ना, ऊपर में नॉर्थ होता है, नीचे में साउथ होता है। तुम लोग ने जब ईवीएस पढ़ो, ईवीएस बोलने का मतलब है मेरा कि जब तुम लोग क्या बोलते हैं उसको, सोशल साइंस पढ़ोगे तो उसमें तुम लोग को उसका यूज़ करना ही पड़ता है, डायरेक्शन का यूज़ करना पड़ता है, जो कि क्लास 4th 5th से तुम लोग जानते हो कि ऊपर में नॉर्थ होता है, नीचे में हमारा साउथ होता है, राइट साइड में ईस्ट होता है, लेफ्ट में वेस्ट होता है। ठीक है, तो जो रोड्स है एक हमारा नॉर्थ साउथ में है और एक हमारा ईस्ट वेस्ट है, इस तरीके से है, और दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। आगे हमसे कहा जा रहा है कि ऑल द अदर स्ट्रीट, यहाँ पे एक सेकेंड फोकस कर लेते हैं, हाँ, ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दिस रोड्स एंड आर 2 मीटर अपार्ट। यानी कि जैसे कि जब आप ऐसे लाइन बनाओगे, मैं यहाँ पर रफली आपको समझाता हूँ कि जैसे कि ये एक रोड है हमारा ईस्ट वेस्ट वाला, है ना, और एक हमारा नॉर्थ साउथ वाला ये रोड है। अब क्या हो रहा है कि इसके बगल में ही ये जो नॉर्थ साउथ है, इसके बगल से ही बहुत सारी स्ट्रीट, यानी कि पतली पतली जो गलियाँ होती है जिसको स्ट्रीट कहा जा रहा है यहाँ पर, वो गुजर रही है। और ये कितनी है? तो यहाँ पर बोला गया है कि ये 200 मीटर की दूरी पर है और देर आर 5 स्ट्रीट इन ईच डायरेक्शन। नहीं देखो, जैसे कि हमारा रोड हो गया ना, अब मैं एक दूसरा पेन ले लेता हूँ, मान लो रेड कलर का। अब मैं स्ट्रीट बनाता हूँ, तो इस वाले डायरेक्शन से ऐसे एक रोड, एक स्ट्रीट बना दिया मैंने, फिर एक दूसरा बन गया, फिर एक तीसरा बन गया, चौथा बन गया, और ये पांचवा, 5 स्ट्रीट ऐसे जा रहे हैं। और उसी तरीके से जो हमारा ईस्ट वेस्ट वाला जो हमारा रोड है उसके पैरेलल भी इस तरीके से सीधा सीधा पैरेलल 5 रोड्स बने हुए हैं। ये हमसे यहाँ पर कहा जा रहा है। अभी जब डायग्राम अच्छे से बनाऊंगा कॉपी में तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। तो कुछ इस तरीके से हमें गलियाँ वहाँ पर बनानी है। अब हमसे क्या बोल रहा है, यूज़ कीजिए 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर, यानी 1 सेंटीमीटर की मान लो दूरी जो है यहाँ से यहाँ तक, वो कितनी है? 200 मीटर है। ओके, क्योंकि हम लोग जब कॉपी में ड्रॉ करेंगे तो 200 मीटर तो अपन ले नहीं सकते दूरी, उतना बड़ा तो हमारा पेज है नहीं, तो 1 सेंटीमीटर को अपन 200 मीटर मान लेंगे। ड्रॉ अ मॉडल ऑफ सिटी ऑन योर नोटबुक। अपने नोटबुक में एक मॉडल बनाइए एंड उसके बाद रिप्रेजेंट द रोड स्ट्रीट बाय सिंगल लाइंस। जो हमारे जो स्ट्रीट वगैरह है उसको ज़्यादा आपको कलरफुल डबल नहीं बनाना है, ब्लैक एंड व्हाइट मत करते रहना, रोड मत बना देना, सिंगल जैसे मैंने पे लाइन बनाया है उसी तरीके से उसको रिप्रेजेंट करना है। तो पहले तो अपन इतना जो काम वो कर लेते हैं और उसके बाद फिर जो आगे क्वेश्चन से हम लोग उसको पढ़ेंगे। तो देखो जो चीज़ें हमसे क्वेश्चन में बोली गई थी उस हिसाब से हमने एक यहाँ पर प्लान बनाया है। मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, चिंता नहीं करने के सर, आपने तो बना लिया, हम कैसे बनाए, टेंशन नहीं बेटा, मैं हूँ ना, तुमको भी बनवा दूंगा। सबसे पहले क्या बोला गया था मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले बोला गया था कि आपको भैया 2 रोड लेने हैं। एक हमारा जो रोड है वो ईस्ट वेस्ट होगा, तो ये हमने रोड लिया ईस्ट वेस्ट, और एक जो रोड है वो हमारा नॉर्थ साउथ है, तो ऊपर वाला नॉर्थ हो गया ये साइड और ये हो गया साउथ साइड। ये रोड है जो मेरे ब्लू कलर से बनाया है ना, ये रोड्स हैं, ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। सिटी के सेंटर में क्रॉस करें तो जरूरी नहीं तुम सेंटर यहाँ पे बनाओ, तुम कहीं पर भी उसको कर सकते हो, बस क्रॉस होने चाहिए, ये ध्यान रखना। ओके, अब हमसे बोला गया था कि दोनों रोड्स के पैरेलल में हमारे 5-5 स्ट्रीट बनाने हैं। जैसे कि जो हमारा ईस्ट वेस्ट से मान लो मैं लेता हूँ, ये जो मेरा रोड है, इस रोड से पैरेलल यानी कि एकदम सीधाई में
1 सेंटीमीटर की दूरी पे हमने क्या किया, एक पहला स्ट्रीट बनाया। ये जो रेड कलर से मैंने बनाया है ये क्या है, स्ट्रीट है। पहला हमने स्ट्रीट बना दिया, फिर हमने दूसरा स्ट्रीट बनाया, तीसरा बनाया, चौथा बनाया और पांचवा बनाया। ये जो पांचों स्ट्रीट हमने बनाए हैं ये ईस्ट वेस्ट वाले रोड के पैरेलल है और 1 सेंटीमीटर की दूरी पर है। एक्चुअल में अगर इसे हमारा रियल लाइफ में देखा जाए तो मैंने यहाँ पर स्केल भी लिख दिया है कि भाई जो 1 सेंटीमीटर की दूरी पर हमने बनाया है एक्चुअल में वो 200 मीटर है। इसको स्केल बोला जाता है, तुमने पढ़ा है क्लास 7-8 में, मुझे पता है, फिर मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि इस तरीके से आपको स्केल भी जरूर लिख लेना है यहाँ पर। तो हमारा ये S1 S2 S3 S4 S5 हो गया, पांचों लाइन हमने स्ट्रीट बना दिया। और उसी तरीके से जो हमारा नॉर्थ साउथ वाला जो हमारा रोड था उसके भी पैरेलल में क्या करने हैं, आपको 5 स्ट्रीट्स बनाने हैं। तो ये हमने पहला बनाया, ये दूसरा बनाया, ये तीसरा, चौथा और पांचवा, इस तरीके से हमने लाइन्स बनाए हैं सिंपली, और इनका भी नाम रख दिया S1 S2 S3 S4 S5। तो बस यही हमारा प्लान बन करके रेडी हो गया। अब कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर हमसे, आइए हम लोग उसको भी पढ़ के समझते हैं कि क्या क्वेश्चंस हैं और उनको कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले बोला जा रहा है कि देयर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट इन योर मॉडल। अभी देखो आपके मॉडल में बहुत सारे क्रॉस स्ट्रीट दिख रहे होंगे, यस हमने देखा भी बहुत सारे क्रॉस स्ट्रीट दिख रहे थे। अब पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड 2 streets, one running in north south direction and another is in the east west। वही चीज़ बोल रहा है कि जो हमारे पास एक जो है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पे है स्ट्रीट और एक जो है ईस्ट वेस्ट की डायरेक्शन में हमारे पास। बिल्कुल सही, चलो वो तो है हमारे पास। और क्या बोला जा रहा है आगे देखते जाते हैं, अभी समझते जाते हैं। ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रेफर्ड टू इन द फॉलोइंग मैनर्स, यानी कि जो स्ट्रीट हमने बनाए हैं उसको हम लोग इस तरीके से रेफर कर सकते हैं, यानी कि उसके बारे में बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, तो इफ़ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड 5th स्ट्रीट इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन मीट एट सम क्रॉसिंग, देन वी विल कॉल दिस क्रॉस स्ट्रीट 2-5। यूजिंग दिस कन्वेंशन फाइंड। सबसे पहले तो इसको समझो कि अगर हम लोग सेकेंड स्ट्रीट लेते हैं नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से और 5th वाला स्ट्रीट लेते हैं ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन से, जो कहीं पर जाकर के जरूर मीट हो रहे होंगे, मिल रहे होंगे, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होंगे। तो चलो तो पहले उसको फाइंड करते हैं कि कहाँ पर ये बात कर रहा है। तो हमारे पास बोल रहा है कि नॉर्थ साउथ वाले से सेकेंड वाला, तो हमारे पास नॉर्थ साउथ था ना, कहाँ गया, इफ द सेकेंड डायरेक्शन नॉर्थ साउथ, हाँ तो हमारे पास नॉर्थ साउथ ये वाला हो गया। इससे सेकेंड कौन सा होगा, तो ये पहला है नॉर्थ साउथ के बगल में और फिर ये दूसरा है, तो ये वाले स्ट्रीट का बात कर रहा है हमसे पहले। मैं यहाँ पर छोटा सा टिक लगा देता हूँ, ये मैं भूल ना जाऊँ। अब अपन आते हैं, हमसे बोल रहा है कि 5th वाला स्ट्रीट लीजिए। 5th वाला स्ट्रीट किससे लेना है, तो ईस्ट वेस्ट वाला जो रोड है, ये जो हमारा ईस्ट वेस्ट वाला डायरेक्शन है, इससे जो 5th नंबर पे आ रहा है उसको लीजिए। तो ये हमारा पहला आ रहा है, ये दूसरा आ रहा है, तीसरा, चौथा, पांचवा। यहाँ पर हमने S5 इसीलिए लिख दिया है कि वो पांचवा स्ट्रीट है। तो ये देखो, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कहाँ पर जाके पहुँच रहा है, तो ये वाला लाइन है हमारा, और ये इधर से ये लाइन आ रहा है, ठीक है, यानी कि इसके बारे में बोला गया था और ये वाला जो रोड है इसके बारे में बोला गया था। तो ये दोनों कहाँ पर एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो देखो इस वाले पॉइंट पर ये कट कर रहे हैं। इज दैट क्लियर, देखो साफ साफ दिख रहा है ना कि नॉर्थ साउथ से हम लोग दूरी पर कितना में आ रहे हैं, सेकंड वाले में आ रहे हैं, और ईस्ट वेस्ट वाला जो है उससे हम लोग 5th नंबर पे पहुंच रहे हैं, तो वो यहाँ पर कट हो रहा है। अगर 4th नंबर बोले रहता तो यहाँ पर कट होता, अगर 3 नंबर बोले रहता तो यहाँ पर कट होता। तो ये जो पॉइंट है इसका नाम हम लोग क्या रख सकते हैं, इसका नाम रख सकते हैं 2-5। इसी पॉइंट का नाम बोल रहा है, कितना है भैया, तो इस पॉइंट का नाम 2-5 आप लोग रख सकते हो। जैसे कि मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में सिखाया था, कोऑर्डिनेट लिखने सिखाया था ना मैंने, वही कोऑर्डिनेट यहाँ पर लिख रहा है। अभी तुम लोग आगे इसके नाम भी सीखोगे, कौन सा कोऑर्डिनेट होता है, कौन सा एब्सिसा होता है, बहुत सारी चीज़ें अगले एक्सरसाइज में सीखेंगे। फिलहाल हम लोग इसी को समझते हैं। तो अब बताइए, जैसे आपने यहाँ पर 2-5 लिखा ना, तो 2 कैसे लिखा हमने, इस साइड से दूरी जो थी उसको 2 लिख दिया पहले, और इधर जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है उससे जो दूरी है उसको हमने बाद में लिखा है। यही हो रहा है ना, ये जो पॉइंट है इसकी वर्टिकल जो दूरी है, वर्टिकल वाली लाइन से 2 दूरी थी, तो हमने यहाँ पे 2 लिखा पहले, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी उससे ये कितनी दूरी पर है, 5 की दूरी पर है, तो हमने बाद में 5 को लिखा है। तो उसी तरीके से आपको बताना ये है सबसे पहले कि हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू एज 4-3, यानी कितने ऐसे स्ट्रीट आपको मिलेंगे क्रॉस होते हुए जो 4 और 3 बनाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इस साइड से पहले तो 4 में पहुंचेंगे। ये हमारा 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, यानी कि यहाँ पर इस वाले लाइन की बात कर रहा है। और फिर हमसे बोल रहा है कि 3 करना है ना, 4-3 करना है, तो बाद वालों को हम लोग कैसे जानते हैं, इधर से दूरी जानते हैं। तो इधर से हमने 4 पहुँच गए, इस वाले लाइन पर पहुँच गए, नॉर्थ साउथ वाले 1 2 3 4 यहाँ पर आ गए।
यहाँ पर मैं उंगली रख लेता हूँ ताकि भूलो ना। और इधर वाले से ईस्ट वेस्ट से कितना बोला है, 3 बोला है, तो ये हो गया 1। ये वाला लाइन देखो, इस वाले लाइन को मैं 1 बोल रहा हूँ, फिर इस वाले लाइन को मैं 2 बोल रहा हूँ और इस वाले लाइन को मैं 3 बोल रहा हूँ। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर, ये मेरा इधर से आ गया ऐसे, मैं उधर से बदले तो इधर से हमारा 4 दूरी पर है। देखो ना, अगर आप इस साइड से देखोगे, ये जो नॉर्थ साउथ था उससे कितनी दूरी पर है, 1 2 3 4, यहाँ पर 4th की दूरी पर है। और साथ ही साथ अगर अपन ईस्ट वेस्ट से देखें तो ये 1 2 3 की दूरी पर है, यानी कि ये जो पॉइंट है, यही पॉइंट हमारा कितना हो जाएगा, यही पॉइंट हमारा 4 और 3 कहलाएगा। ओके बबुआ लोग, अब आप लोग 4 और 3 देखो कितने पॉइंट मिले अपने को, 4 3 के केवल एक ही पॉइंट मिला, कहीं पर और तो मैं टिक लगा ही नहीं सकता। तुम लोग ट्राई कर सकते हो कि 4 3 तुमको कहीं और मिल जाए, 3 4 कहीं और मिल सकता है, लेकिन 4 3 कहीं और नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब हुआ कि 4 3 का केवल अपने पास एक ही लाइन मिल रहा है, ओनली 1 स्ट्रीट क्रॉस होते हुए मिल रहे हैं। तो ये लिखेंगे हम लोग लास्ट में आंसर। तो पहले तो अपन को ये समझ में आ गया कि एक ही अपने को मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन भी इसी टाइप से, उसको भी मैं समझा देता हूँ। इसमें बोल रहा है कि हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर एज 3 4। बताइए 3 4 वाला कितना होगा। तो 3 4 के लिए क्या करना है कि नॉर्थ साउथ से, यानी कि जो वर्टिकल लाइन है उससे 3 दूरी पर जाना है। तो 1 2 3 यहाँ पर हमने आ गए, और इधर से यानी कि ईस्ट वेस्ट वाले से, जिसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, उससे 4 की दूरी पर जाना है। तो हम लोग यहाँ पर 3 में आ गए हैं। अब ये हमारा 1 हो गया पहला लाइन, ये ईस्ट वेस्ट वाला, ये दूसरा, और ये तीसरा, और ये चौथा। यानी कि ये जो पॉइंट होगा, यही पॉइंट मेरा कितना होगा, ये पॉइंट हमारा 4 और 3 कहलाएगा। सॉरी 4 3 बोल रहा हूँ, 3 और 4 कहलाएगा, जैसे कि मैंने सेकेंड वाले क्वेश्चन में बोला गया था। ओके, तो 3 और 4 भी केवल एक ही पॉइंट मिला, 4 3 भी एक ही पॉइंट मिला। तो इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो लास्ट में, पहले नंबर का आंसर लिख करके कि ओनली वन स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड एज 2 या फिर एज डायरेक्ट 4 3। ठीक है, यानी कि 4 3 से हम लोग केवल एक ही को कर सकते हैं, जैसा कि अपने को फिगर में दिख रहा है। और सेम टू सेम उसी तरीके से स्टेटमेंट उतारना है आपको, और लास्ट में लिख देना है एज 3 4, यानी केवल एक ही स्ट्रीट जो है उसको अपन क्या कर सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। 3 4 से भी केवल एक ही पॉइंट ऐसा मिल रहा है अपने को, एक ही क्रॉस स्ट्रीट मिल रहा है ना। यहाँ पर स्ट्रीट मत लिखना, क्रॉस स्ट्रीट लिखना। मैं शॉर्टकट में स्ट्रीट लिख दिया हूँ, इसको आप लोग यहाँ पर क्रॉस भी जरूर डालना, क्योंकि क्रॉस हो रहा है ना वहाँ पर। तो एक ही क्रॉस स्ट्रीट आपको मिल रहा है 4 3 पे भी और 3 4 पे भी। तो बस ये काम आपको करना था इस एक्सरसाइज में, और कुछ था ही नहीं। ये बेसिक है, अभी यही सब चीज़ों को ना आपको ग्राफ में करना पड़ेगा, और मेरे हिसाब से वो ज़्यादा आसान लगेगा। अभी तो आपको अपने लाइन वाइन बनाना पड़ रहा है, तो थोड़ा सा मुश्किल भी लग रहा होगा। ग्राफ में जब करोगे तो बहुत मजा आएगा और बहुत ईजी लगेगा। ठीक है बच्चे लोग, तो डरना नहीं है। पहला एक्सरसाइज देख करके कई बार बच्चे लोग इस चैप्टर से डर जाते हैं कि अरे बाप रे बाप, इतना मेहनत करना पड़ेगा, अपने से दिमाग लगा कितना सारा चीज़ करना पड़ रहा है। कुछ नहीं है, बस ड्राइंग है, बस पॉइंट्स को काउंट करना है 1 2 3 4, आपका आंसर आते जाएगा। मिलते हैं हम लोग एक्सरसाइज वाले 3.2 वाले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे लिए छोटा सा बस एक हेल्प कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, चाहे वो ग्रुप में शेयर कर दो या पर्सनल शेयर करो, जरूर अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना। और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में मुझे बताना कि तुमको क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं, या फिर क्या चीज़ें तुमको समझ में आए। अगर वीडियो समझ में आए तो हमें अप्रिशिएट करना, और नहीं समझ में आए तो मुझसे पूछ सकते हो, तुम चीज़ों को कमेंट में पूछ सकते हो, टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। ठीक है बच्चे लोग, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.2 करने वाले हैं, क्लास 9th की न्यू एनसीईआरटी बुक का। लास्ट वाले वीडियो में आपने 3.1 को बहुत अच्छे से डिटेल में समझा था, और उसी के आगे अब हमारा 3.2 है। देखो इस एक्सरसाइज में ना आपको कुछ टर्म्स के बस नाम याद रखने हैं, और बेसिक आपको जो क्लियर मैंने पहले किया है पिछले वाले एक्सरसाइज में, उसका बस रिविजन करना है। कुछ नए टर्म्स के नाम याद रख लो, थोड़ा सा रिविजन कर लो, एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। कुछ भी सॉल्व करने के लिए दिया ही नहीं है, आपके जो क्वेश्चन है यहीं पर आपके सॉल्व हो जाएंगे। जैसे हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और हाँ, अगर आपने पिछले वाले वीडियो को नहीं देखा तो देख लेना एक बार जरूर, और जो आगे की वीडियोस हैं उनका लिंक भी मैं कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने का, अदरवाइज मैं आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आप नए स्टूडेंट हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। तो देखो फर्स्ट वाले क्वेश्चन बोला जा रहा है कि राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चन है इन तीनों के आंसर करो, एक एक लाइन में आपका आंसर निकल करके आएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉ टू द डिटरमाइन द पोजिशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। देखो कभी भी जब हम लोग किसी भी चीज़ को शो करते हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स बताते हैं ना, तो उसके लिए अपन इस तरीके से दो लाइंस बनाते हैं, और इसको ही कहा जाता है कार्टेशियन प्लेन। इसमें एक लाइन एक्स एक्सिस होता है, ये जो आपका लाइन दिख रहा है ना, इसको एक्स एक्सिस कहा जाता है, और ये जो लाइन होता है ये मेरा वाई एक्सिस कहलाता है।
एक्स के राइट साइड में हम लोग एक्स लिखते हैं और लेफ्ट वाले में एक्स डैश करते हैं, क्योंकि इधर हमारा निगेटिव नंबर होता है और इधर पॉजिटिव नंबर होता है। उसी तरीके से वाई में ऊपर में पॉजिटिव और नीचे में निगेटिव नंबर रहता है, बीचों बीच में ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। अब ये जो लाइन है इसको ही हॉरिजॉन्टल लाइन बोला जाता है। इस तरीके से जो सोया हुआ या लेटा हुआ जो लाइन रहता है वो हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाता है। और हमसे वही पूछ रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल वाले लाइन का क्या नाम है, तो हॉरिजॉन्टल वाले का नाम क्या हो गया, एक्स एक्सिस हो गया। मैं यहीं पे शॉर्टकट में लिख दूँ क्या, फिर चलिए काम करूँगा, सभी के जो आंसर्स हैं मैं अपने कॉपी भी आपको समझा देता हूँ, फिर कॉपी में लिख करके उसके नोट्स आपको मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा। इसके नोट्स बना करके कंप्लीट आप अपने नोट्स वहाँ से कंप्लीट कर सकते हो। तो इसका क्या हो जाएगा, पहला आंसर एक्स एक्सिस हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल वाला लाइन क्या कहते हैं, उसको एक्स एक्सिस कहते हैं। और जो ऐसे सीधा लाइन रहता है ना, यही वर्टिकल होता है और इसका नाम क्या होता है, वाई एक्सिस। वाई लिखते हैं डैश करके AXIS लिखा जाता है, एक्सिस पढ़ाता है वो। ओके, तो ये दो लाइंस होते हैं कार्टेशियन प्लेन में और यही लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या होता है कि इस लाइन का मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन करा दूं, तो जब ये लाइन हम बनाते हैं ना, तो इससे आपको देखोगे 4 पार्ट्स मिल जाते हैं, 4 छोटे छोटे बॉक्स मिल जाते हैं। इन बॉक्स को कहा जाता है क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट कहते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, इसके बगल वाला सेकंड क्वाड्रेंट कहलाता है, ये थर्ड कहलाता है और ये फोर्थ कहलाता है। नंबरिंग याद रखना, ये नहीं कि अपने मन से इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4 ऐसे कर दिया तो गलत हो जाएगा। यहाँ से स्टार्ट करना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड एंड फोर्थ, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज जैसे घुमाना है इसको। ओके, और ये जो क्वाड्रेंट होते हैं ना, इसमें पॉजिटिव 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 निगेटिव, ये जो आपको साइन दिख रहे हैं इसका मतलब क्या होता है मैं भी आगे समझाऊंगा। पहले आप लोग ये समझ लो कि टोटल क्वाड्रेंट कितने हो गए, 4 क्वाड्रेंट हो गए, ठीक है। और यहाँ पर जो एक दूसरे को जब ये कट करते हैं, तो जिस पॉइंट पे कट करते हैं ये वाला पॉइंट, इसको कहा जाता है ओरिजिन पॉइंट। क्या कहते हैं, ओरिजिन कहा जाता है। ओके, अब आप लोग देखो कि ये प्लस प्लस जो साइन लगा है इसका मतलब क्या हुआ, सर ये प्लस प्लस क्यों लगा हुआ है। तो जैसे क्या होता है ना कि अगर कोई भी दो हमारे पास नंबर दिए हुए हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ 5 और 3 ऐसे लिखा हुआ है, ये क्या होता है, ये कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं। ये जो पॉइंट्स से कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं। मैंने आपको 3.1 में भी इसके बारे में थोड़ा समझाया था कि ये जो पहला वाला है ये x का वैल्यू रहता है और ये दूसरा वाला y का वैल्यू रहता है। अगर आप ध्यान से देखो तो x वाले में ये 5 यहाँ पर आ रहा है और y में अगर अपन को 3 चाहिए तो y का 3 यहाँ पर आ रहा है। तो इधर से 5 और इधर से 3 मिल करके यहाँ पर इस वाली जगह पर एक पॉइंट बनाएंगे। देखो ऐसे सीधा लाइन ऐसे 3 से जाएगा और इधर ये एकदम सीधा लाइन 5 में जाएगा। इस तरीके से, थोड़ा सा मेरा हाथ से बना रहा हूँ ना, थोड़ा सा हिल जा रहा है। तो ऐसे सीधे जब लाइन बनाओगे तो ये जो पॉइंट है ना, यही पॉइंट मेरा 5 और 3 कहलाता है। अब तुम अगर ध्यान से देखो तो ये दोनों नंबर्स क्या हैं, पॉजिटिव में है, इसीलिए यहाँ पर प्लस और प्लस बनाया है। यानी कि ये जो पहला क्वाड्रेंट है ना हमारा, इसमें कोई भी अगर कोऑर्डिनेट्स हैं तो दोनों पॉजिटिव में ही होंगे। उसी तरीके से जो दूसरा वाला क्वाड्रेंट है, यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर होगा वो निगेटिव में आएगा और दूसरा नंबर पॉजिटिव में ही आएगा। जब आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, चाहे वो RD शर्मा का हो या फिर RS अग्रवाल का हो, या फिर अगर आपके स्कूल में RD और RS दोनों नहीं चल रहा है, तो जब मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराऊंगा ना, क्वेश्चन पेपर के तौर पर जब कराऊंगा आगे, तब मैं आपको यहाँ पर ये सब भी सिखाऊंगा कि हमारे पास जो पॉइंट्स रहते हैं उसको अपन किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं। अभी तो फिलहाल कोई क्वेश्चन पे नहीं दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है, आगे मैं आपको इसको भी समझाऊंगा। जो भी मैं बता रहा हूँ ना वो आगे भी तुम लोग देख लेना। ओके, तो ये कुछ चीज़ें थी जो बेसिक इंट्रोडक्शन था कार्टेशियन प्लेन का। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो इसका तो आंसर समझ में आ गया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो जाएगा। दूसरा वाला क्वेश्चन भी अब आपको समझ में आ जाएगा, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय दिस 2 लाइन्स। इन दोनों लाइन्स के द्वारा जो पार्ट्स बनते हैं उनको क्या बोलते हैं, तो उसको क्वाड्रेंट कहते हैं। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा क्वाड्रेंट। तीसरा क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दिस 2 लाइन्स इंटरसेक्ट। ये दोनों लाइन्स जो हैं वो जहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, इस पॉइंट का मैंने अभी आपको क्या नाम बताया, ओरिजिन, ORIGIN, ओरिजिन पॉइंट कहा जाता है। और इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो 0 0 होते हैं। इसका भी यूज़ होता है एग्जाम में, जब क्वेश्चन आते हैं ना तो 0 0 पूछा जाता है किसके कोऑर्डिनेट से, तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं वो। ठीक, तो ये हमारे पास तीनों के आंसर निकल कर आ गया, ये ओरिजिन हो गया और इसका क्वाड्रेंट हो गया आंसर। अब आते हैं अपन ये क्वेश्चन नंबर 2 में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे और साथ ही साथ इसको जब तुम समझ पाओगे तो अभी एग्जाम के अलग टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं ना, चाहे वो हमारा NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन हो या RD शर्मा के बुक का हो, RS अग्रवाल का हो, वो यहीं से आपको समझ में आएगा। यहाँ पर पहले क्या बोल रहा है कि 3.1 फिगर जो आपको दिया हुआ है, ये फिगर की बात की जा रही है। इसमें बताइए कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं। देखो क्या होता है, तुमको मैं एक चीज़ बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर तुम लोग बहुत सारे नाम देखोगे, मैंने शुरू में बताया आपको कि कुछ कुछ नाम आपको याद करने पड़ेंगे। एब्सिसा और ऑर्डिनेट लिखा हुआ है ना, इन दोनों को मिला करके बनता है कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट का मतलब ये दोनों नंबर होते हैं। इसमें पहला वाला जो नंबर होता है इसको बोला जाता है एब्सिसा और दूसरा वाला जो नंबर होता है जो वाई वाला रहता है ना, उसको बोला जाता है ऑर्डिनेट। इसको तुम लोग एक्स एक्सिस का नंबर भी बोल सकते हो या एक्स का ऑर्डिनेट भी बोल सकते हो और इसको वाई का ऑर्डिनेट भी बोल सकते हो। बहुत सारे नाम रहते हैं। जब तुम इस चैप्टर को बहुत डिटेल में बार बार पढ़ोगे अलग अलग बुक से ना, तब तुम इन चीज़ों को याद कर पाओगे। यहाँ पर तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन दिए, बहुत ईजी क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो एक बार याद करने से नहीं होगा, आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, पिछले साल मैंने बच्चों को बहुत बार कराया था, चिंता मत करो, तुमसे भी क्लियर हो जाएगा। फिलहाल हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेते हैं।
तो जो बी पॉइंट है उसके अपने को कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो देखो यहाँ पर हमारे पास ये एक्स एक्सिस हुआ, ये मेरा वाई एक्सिस हुआ। अब इसमें ढूंढो बी कहाँ पर लिखा हुआ है। तुमको दिखेगा सर ये रहा बी लिखा हुआ है। अब ये जो b है इसके कोऑर्डिनेट का मतलब है कि इसका x का और इसका y का वैल्यू बताना है। तो इसका x और y का वैल्यू कितना होगा, देखो x जो है वो ये वाली लाइन है और y जो है वो ये वाली लाइन है। तो b जो है x के सिधाई में कहाँ पर आ रहा है, ये -5 में आ रहा है ना। इसका मतलब पहले अपन -5 लिखेंगे, पहले हमेशा x वाला नंबर लिखते हैं। और y में ये किसके सिधाई पे जा रहा है, 2 के सिधाई पे जा रहा है। देखो y वाली जो लाइन है वो 2 से जा करके b में मिल रहा है ना। इसका मतलब y का जो वैल्यू है वो 2 है। तो b के जो कोऑर्डिनेट होंगे -5 और 2 हो जाएंगे। इस तरीके से का कोऑर्डिनेट आपको बताना था। उस तरीके से अगला क्वेश्चन है, बताइए c के कोऑर्डिनेट कितने होंगे। तो c हमारे कहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है। तो इसको फिर से वही चीज़ देखो कि x वाले लाइन में यानी इस वाले लाइन पे c जो है वो कहाँ पर जा करके मिल रहा है। तो c जो है वो 5 में जा करके मिल रहा है, इसलिए c का जो कोऑर्डिनेट होगा पहला वाला 5 होगा। और फिर y वाले जो लाइन है हमारा c उसमें कहाँ पर जाकर मिल रहा है, तो यहाँ -5 पर जाकर मिल रहा है, यानी कि y का जो वैल्यू होगा वो -5 होगा। ओके, ये c वाला वैल्यू निकल गया। अगला क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, इसमें बोल रहा है कि द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट्स -3 एंड -5, यानी -3 और -5 जो पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट है, उसका नाम क्या दिया हुआ है। तो हम लोग ढूंढेंगे। x के लिए -3 है ना, तो सबसे पहले तो x वाली लाइन में -3 में आ जाओ। ये देखो ये हमारा -3 है यहाँ पर। अब ये मत सोचना कि m होगा इसका आंसर, ना बबुआ ना, m इसका आंसर नहीं होगा। x के लिए -3 दिया हुआ है, साथ ही साथ y के लिए -5 भी तो दिया हुआ है। तो अब अपन y में नीचे जाएंगे, ऐसे नीचे बढ़ते जाएंगे ऐसे, और देखेंगे -5 में जाकर के कौन सा पॉइंट मिल रहा है। तो वो आपको मिलेगा पॉइंट E। ये जो पॉइंट है ये x के लिए देखो तुम्हारा -3 में जा रहा है, और y के लिए देखोगे तो -5 में आ रहा है। तो -3 और 5 वाला जो पॉइंट है वो कौन सा है, वो E है। तो इसका आंसर पॉइंट E हो जाएगा। समझ में आया, ऐसे करना है। बोलोगे सर m वाला कौन सा पॉइंट है फिर, तो अभी मैं आगे आपको समझाऊंगा जब 8th में पहुंचेंगे। तो पहले 4th वाला करते हैं। इसमें बोल रहा है कि द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट्स 2 एंड -4। 2 और -4 से कौन सा पॉइंट बना है, तो x के लिए 2 लेना है अपने को। तो x का 2 कहाँ पर है भैया, तो ये 0 रहता है, फिर राइट साइड में x का पॉजिटिव रहता है, तो ये पॉजिटिव वाला 2 मिल गया अपने को x का। और y के लिए -4 दिया हुआ है ना, यानी कि y के लिए अपने को नीचे जाना पड़ेगा। अगर +4 देता तो ऊपर जाते हैं, क्योंकि y का प्लस वाला ऊपर और माइनस वाला नीचे रहता है। तो हम लोग नीचे आएंगे तो अपने को मिलेगा पॉइंट G, और ये पॉइंट G देखो इधर -4 में आ रहा है y में, और x में ये 2 में जा रहा है, यानी पॉइंट G जो है वही पॉइंट है जो 2 एंड -4 को रिप्रेजेंट कर रहा है इस वाले कार्टेशियन प्लेन में, यानी इसका जो आंसर होगा वो पॉइंट G हो जाएगा। अब आ जाओ एब्सिसा और ऑर्डिनेट में। जैसे मैंने आपको शुरू में ही समझाया कि पहला वाला जो x वाला जो होता है ना, उसका नाम जो है मैथ के लैंग्वेज में एब्सिसा है, और जो दूसरा वाला पॉइंट होता है हमारा, दूसरा वाला जो ऑर्डिनेट होता है, इसको अपन ऑर्डिनेट भी कहते हैं। ठीक है, इसको x ऑर्डिनेट और इसको y ऑर्डिनेट भी कहा जाता है, या फिर इसको एब्सिसा और इसको सिंगल ऑर्डिनेट कहते हैं। तो सबसे पहले पूछ रहा है कि पॉइंट डी का एब्सिसा कितना है। तो पॉइंट डी कहाँ पर है, देखो पॉइंट डी यहाँ पर है। तो पॉइंट डी की वैल्यू कितनी है पहले तो वो आप लोग देख लो। पॉइंट डी जो है वो एक्स वाले लाइन के लिए 6 में है, तो यहाँ पर 6 लिख लेता हूँ, और वाई वाले लाइन के लिए 2 में है, तो 6 और 2 है। तो ये जो पहला नंबर है ना 6, वही क्या है, एब्सिसा है पॉइंट डी का, और ये जो 2 है ये पॉइंट डी का ऑर्डिनेट है। तो 2 तो अपने को पूछा नहीं, ऑर्डिनेट तो पूछा नहीं है, बस एब्सिसा पूछा है। तो इसका आंसर जो सिंपल सा है 6 हो जाएगा, और कुछ करना ही नहीं है। उसी तरीके से अगले वाले में बोल रहा है कि बताइए ऑर्डिनेट कितना होगा एच का। तो एच कहाँ पर है भैया, यहाँ पर है। मैं पहले इसके वैल्यूज़ को इसलिए लिख रहा हूँ ताकि तुम्हारा बार बार प्रैक्टिस हो, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है। केवल मैं एच का वाई वाला देखूंगा, देखो एच का वाई वाला -3 में जा रहा है ना, इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो -3 होगा। लेकिन मैं डिटेल में इसलिए लिख दे रहा हूँ ताकि मेरी प्रैक्टिस हो जाए। देखो एच का एक्स वाला वैल्यू कितना है, -5 है, तो यहाँ पर -5 लिख देता हूँ, और एच का वाई वाला वैल्यू -3 है तो -3 लिख देता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि एच का जो एब्सिसा है वो -5 है, और ऑर्डिनेट जो है वो -3 है, तो इसका जो आंसर होगा -3 हो जाएगा। अगला पूछ रहा है बताइए कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एल, यानी पॉइंट एल के पूरे कोऑर्डिनेट बताने। कोऑर्डिनेट मतलब दोनों चीज़ होता है, एक्स वाला भी और वाई वाला भी। तो पॉइंट एल कहाँ पर है भैया हमारे पास, चलो ढूंढते हैं। ये रहा, इस वाले पॉइंट को पॉइंट एल नाम दिया गया है। अब बोलोगे कि सर ये y वाले लाइन पे तो आ रहा है, y वाले में तो इसका वैल्यू 5 निकल करके आ गया, लेकिन x वाले में तो ये दिख ही नहीं रहा है। यानी कि अगर इस साइड रहता, मान लो ये जो पॉइंट है मान लो यहाँ पर रहता, तो फिर हम लोग उसको नीचे जाते x में देखते कि भैया ये 2 में आ रहा है, या फिर यहाँ पर मान लो रहता तो जाते नीचे देखते -1 में आ रहा है। लेकिन ये पॉइंट तो सीधे सीधे y वाले लाइन पर ही आके अटक गया, नहीं इधर गया नहीं इधर गया। तो जब कभी भी इस तरीके से हो, यानी कि y वाले लाइन पर अगर कोई भी पॉइंट हो तो वहाँ पर x का कोई भी वैल्यू रहता ही नहीं है, x का वैल्यू वहाँ पर 0 हो जाता है।
तो आपको यहाँ पर 0 लिखना पड़ेगा एक्स के बदले में, ठीक है, क्योंकि एक्स के लिए देखो राइट में जाता है तो एक्स के प्लस वाले नंबर आते हैं, अगर ये लेफ्ट में रहता है तो एक्स के माइनस वाले आते हैं, लेकिन ना ही ये राइट गया ना ही ये लेफ्ट गया, ये बीचों बीच वाले लाइन में अटक गया। इसका मतलब कि एक्स का जो वैल्यू होगा यहाँ पर 0 होगा और वाई का 5 दिया ही हुआ है, यहाँ पर 5 में है ना वाई में, तो इसका मतलब वाई का वैल्यू 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से करना है। और सिमिलर तरीके से एम का भी वही चीज़ है, आप लोग बोल रहे थे ना उस टाइम एम वाला सर बताइए, तो देखो यहाँ पर जो एम हमारा पॉइंट है ये एक्स के लिए हमारे पास एक्स वाले लाइन पे आ रहा है -3 पर, ठीक है, लेकिन y के लिए ये नहीं ऊपर गया नहीं नीचे आया। अगर ये पॉइंट मान लो यहाँ पर रहता तो हम लोग देखते कि x के लिए तो 3 पे आ रहा था सीधा ही और y के लिए प्लस वाला 1 पे आ रहा था, तो 3 और 1 लिखते हैं, लेकिन ये y पे गया ही नहीं, तो जैसे ये x पे नहीं गया था तो x का वैल्यू 0 लिखे थे, वैसे ये y पे नहीं गया नहीं ऊपर नहीं नीचे, ये केवल x वाली लाइन पे अटक गया, इसलिए इसका x का वैल्यू -3 लिखेंगे, लेकिन y का वैल्यू को कुछ नहीं लिख करके 0 लिखेंगे। तो इस तरीके से बबुआ आपका ये चैप्टर जो होगा ना पूरा कंप्लीट होगा। और इसमें और भी कुछ अलग अलग टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, जैसे क्या क्वेश्चन पूछ देता है कि बताइए हमारे ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो कितने होते हैं, तो ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो 0 0 होते हैं, यानी कि यहाँ पर हमारा x का भी वैल्यू 0 हो जाता है। देखो x के वैल्यू 0 क्यों हो रहा है, क्योंकि लेफ्ट में जाएगा तो -1 और राइट में जाएगा तो +1 होता है, लेकिन ये तो बीच में आ गया यानी कि y वाले लाइन पे आ गया, इसीलिए x का वैल्यू 0 हो गया। और उसी तरीके से y का भी वैल्यू 0 हो जाता है, क्योंकि हमारा y के लिए ऊपर जाता है ये पॉइंट तो +1 होता है, नीचे आता तो -1 होता है, लेकिन ये तो इसी पॉइंट यहीं पर अटक गया जो कि x पे भी आ रहा है, इसीलिए ये पॉइंट जो होगा y के लिए भी 0 होगा। तो ओरिजिन के जो ऑर्डिनेट्स होते हैं वो 0 0 होते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है ये पर एग्जाम में, इसीलिए मैं इसको बता दे रहा हूँ। और भी बहुत सारी चीज़ें अलग अलग से घुमा के पूछी जाती हैं जो कि आपके NCERT एग्जाम्पलर वाले बुक में दिया हुआ है। और हमने जो अंतिम बैच बनाया है ना बबुआ, उसमें भी मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराए हैं, जिससे पिछले बार बच्चों के मैक्सिमम क्वेश्चन फंसे थे। तो तुम लोग अंतिम बैच को भी कंसीडर कर सकते हो, उसके बारे में डिटेल में जानने के लिए तुम लोग मेरे पिछले साल की वीडियोस देख लेना, अंतिम बैच वाले जो मैंने पहले बना करके डाले, नहीं तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो उसके बारे में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 3.2 यहाँ पर कंप्लीट, और साथ ही साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। नोट्स मैं तुम लोग को दे दूंगा टेलीग्राम पे, ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक मिल जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। अगर कुछ भी दिक्कत हुआ हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि सर यहाँ पर मुझे दिक्कत हुआ है, ठीक है। चलो बच्चे लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।